आज मैं आपको मौर्य वंश के बारे में बताने जा रहा हूँ। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा कर के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, और उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में वहाँ पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी शासक सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था, जिसको हम कह सकते हैं कि वो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश का जो शासक बना बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में अशोक। बिंदुसार के समय भी यूनानी राजदूत था डायमेकस, वो भारत आया था। अशोक का नाम तो लोकप्रिय है ही। और सबसे अंत में जो शासक है वृहदत्त। तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अशोक के बारे में अपन चर्चा करें तो अशोक ने कई अभिलेख शिलालेख की स्थापना की थी, जिसमें अशोक नाम का उल्लेख अशोक के मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक ने कई अभिलेख स्थापित किए। तो मास्की और गुजरा अभिलेख में उसका स्वयं का नाम अशोक मिलता है। अशोक को देव नाम पीय या देव नाम पीयदसी ये उपाधियां भी मिली हुई थी। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा। अपने पुत्र महेंद्र को अशोक ने श्रीलंका भेजा बोधि वृक्ष का एक हिस्सा लेकर के, और वहाँ पर उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग यानी उड़ीसा, वहाँ पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मरे। हाथी गुम्फा अभिलेख में इस कलिंग युद्ध का वर्णन है। इस कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें आजीविकों के रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया। उन गुफाओं का नाम है सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और करण। ये 4 झोपड़ियाँ हैं, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और करण। ऐसे ही अशोक का रोमिनदेई अभिलेख है नेपाल में, उसमें उसने भूमि कर की दर को घटाकर 1/6 से घटाकर के 1/8 करने का उल्लेख है। बब्रू शिलालेख है, उसमें अशोक ने बुद्ध धर्म के जो 3 रत्न होते हैं उनके प्रति आस्था प्रकट की, धम्म के प्रति आस्था प्रकट की, और जो संघ है उसके प्रति आस्था प्रकट की। ऐसे ही सांची जो मध्य प्रदेश में है और सारनाथ जो वाराणसी में है, उनके लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी के और पाटलिपुत्र के महापात्रों को जो आदेश दिया था कि जो भी संघ में फूट डालते हैं ऐसे भिक्षु भिक्षुणियों को संघ से बाहर कर दिया जाए। तो अशोक का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र इनका कार्य होता था मुख्य रूप से धर्म का प्रचार करना, धम्म का प्रचार करना और जनता को दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। कारावास में जो कैदी होते हैं उनको अपनी सज़ा पूरी करने के बाद में मुक्त करना या उनकी सज़ा कम करना।
और जो कैदियों के जो परिवार है उनकी आर्थिक सहायता करना। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो उनके अभिलेख मुख्यतः दो लिपियों में हैं, ब्राह्मी लिपि में और खरोष्टी लिपि में। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही हैं, लेकिन मनसेरा और शाहबाजगढ़ी के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं। खरोष्टी लिपि में ये दो अभिलेख हैं, मनसेरा और शाहबाजगढ़ी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल करने वाले पहले विद्वान थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले सफलता हासिल हुई। मौर्यकालीन प्रशासन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे कौटिल्य, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। उसमें राज्य के 7 अंग बताए थे। 7 अंग कौन से थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 अंग थे। ऐसे ही अर्थशास्त्र में ही 18 विभाग का उल्लेख मिलता है। उन विभागों को तीर्थ कहते हैं और तीर्थ के जो अध्यक्ष होता है उसको महामात्र कहते हैं। महामात्र, यहाँ धम्म महामात्र अलग है और तीर्थ के अध्यक्ष का नाम है महामात्र। और भी कई पद थे, जैसे समाहर्ता। समाहर्ता का काम होता था राजस्व एकत्र करना, बजट तैयार करना। एक तरह से समाहर्ता वित्त मंत्री की तरह होता था। सन्निदाता, जिसको हम कह सकते हैं कोषाध्यक्ष, ये कोष गृह बनाता था या अन्न गृह, अन्नागार, जहाँ अन्न रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, वो बनवाता था। कृषि संबंधी जो कार्य देखता था उसको शीताध्यक्ष कहते थे और बुच्चड़ खाने का जो कार्य देखता था उसको लूणाध्यक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य है, उस समय 5 प्रांत थे पूरे भारत के, या मगध के 5 प्रांत थे। तो पहला प्रांत है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और तीसरा है कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। चौथा है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और 5वां है मध्य देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य प्रशासन है उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसका मुखिया गोप कहलाता था। गोप है। और ये गोप जो होता था ना, वो 10 गांवों का मुखिया होता था। तो मौर्य प्रशासन, मौर्य वंश, इसने भारत के नींव मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अशोक का नाम विशेष रूप से उल्लेखित है। हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, रोमिनदेई अभिलेख, इनके बारे में जानकारी रखनी है। 4 झोपड़ियाँ, 4 गुफाएं बनाई थी, सुदामा, चापार और विश्व झोपड़ी और कर्ण। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और अंतिम शासक वृहदर्थ।